वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हमारे साथ में। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं चार्ल्स मेटकॉफ, जो 1835 और 1836 तक गवर्नर जनरल रहा था। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ के? क्योंकि उसने 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने समाप्त कर दिया था। क्या चीज? तो लाइसेंसिंग एक्ट पारित किया गया और जिसे समाप्त कर दिया गया। देखिए 1999 1999 में समाचार पत्रों के लिए प्रत्यक्षण मतलब होता है प्रेस सेंसरशिप नियम। प्रेस सेंसरशिप नियम बनाए गए जो 1825 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम यानी कि लाइसेंसिंग एक्ट पारित किया गया, जिसे 1835 ईस्वी तक में चार्ल्स मेटकॉफ ने समाप्त कर दिया गया। और बस यही एगो इम्पोर्टेंट था चार्ल्स मेटकॉफ का। इसके बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 42 तक रहा। इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1834 से 1842 तक। इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लॉर्ड एलनबरो 1842-44 तक रहा था। लॉर्ड एलनबरो 1842 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे। सितंबर 1842 ईस्वी में मेजर आउट्रम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। उसे पूर्ण असैनिक अधिकार दे दिए गए और उत्तर तथा दक्षिण सिंध की सेनाएं उसके अधीन कर दी गई थी। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध अंग्रेजी राज में शामिल कर लिया गया। सभी अमीरों को बंदी बनाकर देश से बाहर निकाल लिया गया। अब देखिए ये क्या कहते हैं, चार्ल्स नेपियर साहब ने क्या किए, सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया गया तो उसे पूर्ण असैनिक अधिकार दे दिए गए और उत्तर तथा दक्षिणी सिंध की सेना उसके अधीन कर दी गई थी। उसके अधीन कर दी गई, पावर आ गया। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1743 ईस्वी तक समस्त सिंध अंग्रेजी राज में मिला, शामिल कर लिया गया और जितना भी अमीर था उसको बंदी बना करके देश से बाहर निकाल लिया। सिंध के विलय करने को इतिहासकारों और राजनीतिक ने निंदनीय ठहराया। अब गलत तरीका से, आप गलत ढंग से उसको क्या कीजिएगा, एक तरह से हड़प लिया ना, जबरदस्ती किया ना, एक नियम के तहत करते ना। सिंध के विलय करने को इतिहासकारों और राजनीतियों ने निंदनीय ठहराया और ट्रम्प भी नेपियर की नीति से असहमत थी। उसने भी इसको गलत ही बोला। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील ने भी इसको उचित नहीं माना, लेकिन भारतीय सरकार के इस निर्णय को नहीं बदला। आगे देखते लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो था वो 1844 से 1848 ईस्वी तक शासन किया था, गवर्नर जनरल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग एक प्रख्यात सैनिक था। एलनबरो के बाद गवर्नर जनरल बनकर आया था। 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया गया और उसने आया और क्या कहते हैं 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि पर उसको हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया गया। उस संधि के निम्नलिखित शर्तें थे। महाराजा ने स्वयं और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से सतलज नदी के पास अपने समस्त प्रदेश हमेशा के लिए छोड़ दिए गए। दूसरा था सतलज और ब्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर कंपनी का अधिकार हो गया। सिखों को 1.5 करोड़ रुपये युद्ध हर्जाना के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, उसी का में जो लाहौर की संधि उसी का शर्त है। महाराजा ने अपनी सेना 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना तक सीमित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों के बिना अनुमति के किसी भी यूरोपीय को सेवा में नहीं रखने की बात मान लिए। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया और रानी जिंदा को संरक्षिता और लाल सिंह को उसका वजीर बनाया गया। हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार और लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। अब है ना, सभी शर्तें को मान लिया गया, दोनों के बीच संधि हो गया और फिर से आप अपना अपना काम में निपट गया। तो ये क्या कहते हैं, ये छोटा छोटा गवर्नर जनरल था, इसका छोटा शासनकाल था और ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको दे दिए हैं। अगला हम चलेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सब आता है। आगे देखेंगे डलहौजी अगले वीडियो में।
आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को लोगों को भी फायदा मिले। जय हिंद।